औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद कामरान अरशद आपको अपने यूट्यूब चैनल अलमीज़ान एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपरा रूल्स 2004। बेसिकली ये वीडियो सीरीज सीनियर एडिटर की प्रिपरेशन का पार्ट है। इससे पहले भी मैंने इस चैनल पर पेपरा रूल्स की वीडियो अपलोड की, लेकिन उन वीडियोस के अंदर टेक्निकल काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी। वो वीडियोस कुछ इस किस्म की थी जिसमें जो उनसे काफ़ी ज़्यादा स्टफ जो उनसे था ठूसा गया था मेरी जानब से, और उसके बाद उसको मैं देख के बार बार पढ़ रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो मेथड काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं था और ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया आपको कि रियल में जो पेपरा रूल्स 2004 हैं वो हैं क्या। तो डेट्स वाई तब मैंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अब हम दोबारा इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैंने इस पर रीवर्क किया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमबीए फाइनेंस मेरी क्वालिफ़िकेशन है और कॉमर्स और बिज़नेस में ऑलमोस्ट कोई 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ। और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ और आप लोगों को भी इसलिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी के ऊपर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की कुछ टेस्ट जो उनसे हैं वो पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं। उनमें सीनियर एडिटर और अकाउंट ऑफिसर का टेस्ट भी शामिल है। और जो यहाँ पे हमारा टीचिंग मेथड होगा, जो कंप्लीट मैं कोशिश करूँगा कि बात करूँ आसान अल्फाज में और उर्दू में करूँ। टू दी पॉइंट बात होगी, मतलब पूरा पैराग्राफ जो पेपरा रूल्स में लिखा हुआ है उसमें कहा क्या गया है, वो जो बेसिक लाइन होगी वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपकी असेसमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया जाएगा, जिसमें पेपरा रूल्स की अगर मैं बात करूँ तो पेपरा रूल्स कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद ही वो लिंक इसकी लास्ट वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस एमसीक्यूज होंगे जिसकी बेस पे आप असेसमेंट कर सकेंगे कि आपको जो कंसेप्ट है वो कितना समझ आया है। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये जो पेपरा रूल्स है, ये बुनियादी तौर पे जो ऑर्डिनेंस 2002 में, ठीक है, सदारती ऑर्डिनेंस 2002 के तहत जो अथॉरिटी कायम की गई थी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी, इस अथॉरिटी को कायम करने का मकसद ये था कि जितनी भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जिस भी किस्म की जो प्रोक्योरमेंट होती है उसको सुपरवाइज करना इस अथॉरिटी का मकसद था। और इस अथॉरिटी ने 2004 के अंदर रूल्स बनाए जिसे पेपरा रूल्स 2004 के नाम से हम पढ़ते हैं। इसे पीपीआर 2004 भी कहते हैं कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004। और इसी को सम टाइम जोन्स है वो पेपरा रूल्स भी कहा जाता है। पेपरा रूल्स तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, चाहे वो इनसाइड पाकिस्तान है या आउटसाइड पाकिस्तान है, पेपरा रूल्स उन सब पे जो से हैं वो लागू होते हैं। जब भी वो किसी किस्म की ख़रीदारी करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो इन रूल्स के ऊपर उन्हें अमल पैरा होना होगा। और आउटसाइड पाकिस्तान जो पाकिस्तान के ऑफिस हो सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उनमें मोस्ट ऑफ टाइम एम्बेसीज और जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो ऑफिस हैं वो वहाँ पे होते हैं, हमारे जो सफारत खाने वगैरह होते हैं। तो अब इसमें देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान के अगर कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है और वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है तो वो पेपरा रूल्स को फॉलो करेगा। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट की जानब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, ठीक है, किसी किस्म का कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया गया, इंटरनेशनल ट्रीटी आप कह सकते हैं कि बेसिकली
ट्रीटी तो कहते हैं एग्रीमेंट को, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी कोई भी एग्रीमेंट जो पाकिस्तान ने किसी कंट्री से साइन किया हुआ है, अगर हमारे जो पेपरा रूल्स हैं, ठीक है, उनका और इंटरनेशनल ट्रीटी का कन्फ्लिक्ट हो जाए, यानी उनमें तजाद आ जाए, ये एक दूसरे के अपोज चले जाएं, तो जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, देखिए जी, प्रॉमिस तो प्रॉमिस है ना। इंटरनेशनल ट्रीटी जोन से जो हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, उसको फोकियत हासिल होगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और उस इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर उन इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी प्रोविजंस होंगी उनको फॉलो किया जाएगा, ठीक है, और उनको फॉलो किया जाएगा आप एक्सटेंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, जहाँ तक कन्फ्लिक्ट है, एक्सटेंड ऑफ कन्फ्लिक्ट जहाँ तक तजाद है, वहाँ तक इंटरनेशनल ट्रीटी की जो वो प्रोविजंस हैं, उसके अंदर जो शरायत लिखी गई हैं उनके ऊपर अमल किया जाएगा, और पेपरा रूल्स के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। तो मेजर 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए। एक के जो पेपरा रूल्स हैं, वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी जो कि 2002 के अंदर सरदारती ऑर्डिनेंस से कायम की गई थी, उसने बनाए हैं 2004 के अंदर। और तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनके ऊपर ये पेपरा रूल्स जो से हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं। और तीसरी जो चीज़ है कि अगर पेपर रूल्स का किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो इंटरनेशनल ट्रीटी की प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा जब तक इंटरनेशनल ट्रीटी और उस पेपर रूल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। ओवरराइडिंग इफेक्ट, अगर किसी भी पाकिस्तान के अंदर जो दीगर लॉ मौजूद हैं या दीगर जो रूल्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी के साथ भी अगर पेपरा रूल्स जोन से हैं हमारे पास, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 जोन से हैं, उनका कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इस सूरत हाल के अंदर जोन सा है, उन रूल्स को और उस लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा, बल्कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के बनाए गए रूल्स, पेपरा रूल्स हैं, उनको प्रायोरिटी हासिल होगी और उन्हीं पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट जी, मिस प्रोक्योरमेंट। देखिए, अगर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन जिस पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन वो बगैर किसी उज़र से, अनऑथोराइज, बगैर किसी उज़र से, बगैर किसी वजह से पेपर रूल्स को इग्नोर करता है प्रोक्योरमेंट करते वक्त, इनका ख्याल नहीं रखता, तो उस प्रोक्योरमेंट को आप मिस प्रोक्योरमेंट कहेंगे। और मिस प्रोक्योरमेंट एक काबिल सज़ा और काबिल जुर्माना जुर्म है। अब हमारे पास है यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट है, उनमें जो सबसे पहला प्रोक्योरमेंट का प्रिंसिपल है वो ये है कि बेसिकली टोटल तीन प्रोक्योरमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि पेपरा रूल्स में डिस्क्राइब हैं। और उनमें प्रोक्योरमेंट का, खरीदारी का सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि जो प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। और जो यानी साफ और शफाफ हो, इसमें किसी किस्म के करप्शन ना हो, किसी शख्स को फेवर नहीं दी जाए, किसी कंट्रैक्टर को फेवर ना दी जाए, ठीक है। जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, या सेकंड जो प्रोक्योरमेंट का रूल यहाँ पे डिस्क्राइब है, वो है वैल्यू फॉर मनी। कि प्रोक्योरमेंट जोन सी है वो इंस्टीट्यूशन के लिए, प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए वैल्यू फॉर मनी लाए। वैल्यू
फॉर मनी, बेसिकली इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, जब प्रोक्योरमेंट की जाए तो उनका जो बेस्ट पॉसिबल यूज है वो किया जाए, बेस्ट पॉसिबल यूज जो है वो किया जाए। और थर्ड जो प्रोक्योरमेंट का हमारे पास प्रिंसिपल है वो है कि जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। यानी कि जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो एक तो इकोनॉमिकल हो और सेकंड जो है वो प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट भी हो। दोनों वर्ड इंटरचेंज समझे जाते हैं और ये इंटरचेंजेबल हैं भी। इकोनॉमिकल का मतलब भी यही है कि जो कास्ट होनी चाहिए प्रोक्योरमेंट की वो कम होनी चाहिए, और एफिशिएंट का मतलब यही होता है कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना। अब मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना या कॉस्ट रिड्यूस करना, ये मेरे नज़दीक तो आप कह सकते हैं कि ये सिमिलर चीज़ें ही हैं। तो यहाँ पे कहा यह गया है कि भाई जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होना चाहिए वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आप जून से 20,000 प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस पे स्पेंड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 20% जोन सा है वो आपने टोटल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर आपने 20% स्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल नहीं है। तो आपका जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होना चाहिए वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है पेपरा रूल्स के अंदर और जिसके बारे में कुछ एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं, वो है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के मुतल्लिक हम बात करते हैं। जो इसके अहम पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के अहम जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली जो सी बात है वो ये है कि नंबर 1 कि पर जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे, बेसिकली रूल्स में ये चीज़ डिस्क्राइब है कि पेपरा रूल्स के क़याम के 1 साल के अंदर तमाम जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की जिन पे पेपरा रूल्स लागू होते हैं, उन्हें जौन सा है अपने पूरे साल के जो प्रोक्योरमेंट वो करना चाहते हैं वो एडवांस में डिसाइड करके और अथॉरिटी को जमा करवाने होंगे, और इसी को प्रोक्योरमेंट प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग का तो वैसे मतलब है कि एक काम जो आपने अभी किया नहीं है, ठीक है, जो आपने करना है उसके बारे में एडवांस के अंदर आपने डिसाइड कर लेना है कि आप एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि जी हमें क्या करना है, ठीक है। मैं प्लानिंग की डेफिनेशंस की बात नहीं करता यहाँ पे कि प्लानिंग की क्या डेफिनेशन है। हम प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के ऊपर ही रहते हैं। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में ये जी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जितनी भी प्रपोज प्रोक्योरमेंट है वो उसकी तमाम डिटेल मुहैया करेगा, ठीक है। प्रपोज प्रोक्योरमेंट, अब प्रपोज प्रोक्योरमेंट में क्या है जी, वो ये डिस्क्राइब करेगा कि उसने साल के किस हिस्से में कौन सी चीज़ परचेज करनी है, ठीक है। और उसकी डिटेल हम देखते हैं कि उसने जितनी भी प्रपोज प्रोक्योरमेंट है उसकी डिटेल इंक्लूड करेगा और ये भी डिस्क्राइब करेगा कि उस प्रोक्योरमेंट के लिए उसके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी के जो फंड्स उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल हैं वो कितने हैं, ठीक है।
थर्ड जी डिलीवरी टाइम भी डिस्क्राइब करेगा। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, जिसमें तीसरी चीज़ जो सी है वो इंक्लूड होगी डिलीवरी टाइम या कंप्लीशन टाइम। ठीक है, देखिए अगर आप कोई सर्विस या कोई जो सा है आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उस सर्विस या प्रोडक्ट के लिए कोई अगर आप सर्विस सॉरी हाँ कोई सर्विस या गुड्स आप हायर कर रहे हैं, तो उस सर्विस या गुड्स का जो डिलीवरी टाइम होगा, ठीक है, कि ये इंस्टीट्यूशन को मिलेगी कब, ठीक है, इसमें सारी चीज़ जी एडवर्टाइज कब की जाएगी और ये चीज़ ज़रूरत कब है और ये डिलीवर कब होगी। ठीक है, तो डिलीवरी टाइम जोन है वो भी डिस्क्राइब किया जाएगा प्रोक्योरमेंट प्लानिंग करते वक्त। ठीक है, और डिलीवरी टाइम भी हो सकता है और कंप्लीशन टाइम भी हो सकता है या कंप्लीशन डेट भी हो सकती है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाती है वो एजेंसी, ठीक है, तो फिर कंप्लीशन डेट होगी, ठीक है, जिस डेट को काम कंप्लीट हो रहा है। ये सेम ही मीनिंग रखती है डिलीवरी टाइम और कंप्लीशन डेट। ठीक है, और थर्ड है उस प्रोक्योरमेंट से, उस प्रपोज प्रोक्योरमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक्टर परचेज कर रही है, ठीक है, और ट्रैक्टर परचेज करना चाह रही है और वो ये बताया कि जी हमने अगस्त में इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है और सितंबर के अंदर हमें ये डिलीवर हो जाएगा, और ये भी डिस्क्राइब करेगी कि इसके लिए हमारे पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं और इस प्रोक्योरमेंट के बेनिफिट क्या होंगे, यानी इस ट्रैक्टर से इस इंस्टीट्यूशन को हासिल होने वाले बेनिफिट क्या होंगे। तो जो बेनिफिट प्रोक्योरिंग एजेंसी को हो रहे हैं वो भी डिस्क्राइब किए जाएंगे। जो भी बेनिफिट प्रोक्योरिंग एजेंसी को हो रहे हैं, ठीक है, वो भी डिस्क्राइब किए जाएंगे। और ये कुछ चीज़ें जो सी है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में शामिल है। प्लानिंग का मतलब है जी एडवांस में डिसाइड करना। तो प्रपोज प्रोक्योरमेंट जो सी है, प्रपोज प्रोक्योरमेंट की डिटेल जो सी है वो प्रोक्योरिंग एजेंसी, हर प्रोक्योरिंग एजेंसी जिस पे पेपरा रूल्स लागू होते हैं, वो पूरे साल की प्रपोज प्रोक्योरमेंट करेंगी कि हमें साल के किस पार्ट में क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, और कितने फंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूशंस को प्रोक्योरमेंट्स के लिए दिए जाते हैं। अच्छा, डिलीवरी टाइम क्या होगा या कंप्लीशन डेट क्या होगी, और उस प्रोक्योरमेंट से प्रोक्योरिंग एजेंसी को बेनिफिट क्या होगा। अच्छा, ये तो प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछी जाती है एमसीक्यूज के अंदर मेरे नज़दीक, अच्छा यहाँ से एक तो ये पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और सेकंड जो चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेरे नज़दीक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ वो ये है कि जब एक दफ़ा एक इंस्टीट्यूशन प्रोक्योरमेंट प्रपोज कर देता है कि जी फ़लाँ मंथ में फ़लाँ चीज़ हमने परचेज़ करनी है, इतने फंड्स अवेलेबल हैं, ये उसका डिलीवरी टाइम है, ठीक है, तो उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन जो प्रोक्योरमेंट्स हैं उनको इकट्ठा नहीं कर सकता। यानी कि लिमिट है यहाँ पे, पाबंदी है, लिमिटेशन है, पाबंदी है। किस चीज़ पे लिमिटेशन है, ये पाबंदी है। एक तो आप किसी भी प्रोक्योरमेंट को स्पिलिट नहीं कर सकते। जो प्रपोज की है ना आपने, प्रपोज प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, उसको आप स्पिलिट नहीं कर सकते। स्पिलिट कैसे नहीं कर सकते, देखिए फॉर एग्जांपल आपने जोन से हैं वो कहा कि जी हमने प्रिंटर्स भी खरीदने हैं और प्रोक्योरमेंट भी प्रिंटर्स कंप्यूटर्स भी परचेज करने हैं हमने, और हमने प्रिंटर्स भी परचेज करने हैं, ये आपने इकट्ठे प्रपोज किया है जी हमने इकट्ठे परचेज करने हैं। तो बाद के अंदर किसी भी रीज़न से आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी कंप्यूटर हम सेपरेट परचेज करें, ठीक है, साल के किसी और पार्ट में, और प्रिंटर्स को हम सेपरेट परचेज करें। और इसी तरह लिमिटेशन जो सी है वो प्रोक्योरमेंट को रीग्रुप करने पे भी होती है। ठीक है,
यानी कि आप रीग्रुप भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कहा जी आप अगस्त के अंदर जो से है वो कंप्यूटर परचेज करेंगे, ठीक है, और जो सा है नवंबर के अंदर आप प्रिंटर्स परचेज करेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि अब आप इन दोनों को इकट्ठा परचेज कर लें, ठीक है। तो जो प्रोक्योरमेंट एक दफ़ा आप प्रपोज कर देता है वो इंस्टीट्यूशन, इसके बाद उसने वो ही प्रोक्योरमेंट करनी होती है, ठीक है। हाँ, वो बाद में अथॉरिटी से परमिशन ले सकता है अगर कोई संजीदा प्रॉब्लम है, तो अदरवाइज वो ना तो उसे स्प्लिट कर सकता है और ना ही उसे रीग्रुप कर सकता है। ये प्रोक्योरमेंट प्लानिंग थी जो कि पेपरा रूल्स में डिस्क्राइब थी, ब्रीफली यही उसके अंदर मेन चीज़ें थी। अच्छा, अब स्पेसिफिकेशन, ठीक है जी। स्पेसिफिकेशन की बात हम क्यों करने जा रहे हैं और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन से क्या मुराद है, ठीक है। बेसिकली देखिए, जब भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आप न्यूज़पेपर स्टडी पढ़ते हैं, जब भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कुछ परचेज करता है तो वो उसको एडवर्टाइज देता है, एडवर्टाइज करता है, ठीक है, कि जी हमें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर वो देखें, जब तक आप रिक्वायर्ड चीज़ की स्पेसिफिकेशन नहीं बताएंगे, फॉर एग्जांपल एक शख्स दुकान पे जाता है और दुकान पे जाके कहता है जी मुझे मोबाइल चाहिए, वो ये भी तो बताएगा ना भाई कि मुझे किस कंपनी का मोबाइल चाहिए और कौन सा मॉडल चाहिए, या कम से कम वो ये ही तो बता देगा जी मेरी प्राइस रेंज क्या है, ठीक है, और मेरी प्राइस रेंज क्या है और मुझे जो सा है कौन सा मॉडल चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशन बेसिकली है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या रूल है कि कोई भी प्रोक्योरिंग एजेंसी जब प्रोक्योरमेंट करेगी तो वो ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं बनाएगी, ठीक है, जिससे किसी एक को फेवर मिले, ठीक है, जो फेवर करे किसी एक की, फेवर टू वन, ठीक है, किसी एक दुकानदार को, किसी एक कंट्रैक्टर को, किसी एक जो बिडर है उसको फेवर करे और बाकियों के लिए अनफेवर हो, बाकियों के लिए अनफेवर हो, ठीक है। इसलिए पेपरा रूल्स में ये चीज़ डिस्क्राइब है कि स्पेसिफिकेशन के अंदर ब्रांड नेम, ठीक है, और मॉडल वगैरह, ठीक है, या कैटलॉग या रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। ब्रांड नेम और मॉडल वगैरह और जो सा है कैटलॉग नंबर, ठीक है, इस चीज़ का जो सा है वो रेफरेंस नहीं दिया जाएगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा हो सकता है इन चीज़ों का रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और सम टाइम ऐसा हो सकता है कि विदाउट रेफरेंस, रेफरेंस के बगैर, ठीक है, विदाउट रेफरेंस, ठीक है, किस चीज़ का रेफरेंस जी, विदाउट रेफरेंस ब्रांड नेम, ठीक है, मॉडल और कैटलॉग, इनके रेफरेंस के बगैर सम टाइम हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल ही ना हो कि वो ठीक तरीके से डिस्क्राइब कर सके कि उन्हें चाहिए क्या, ठीक है, व्हाट दे नीड, ठीक है, उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। अगर वो ये ठीक से इनके बगैर डिस्क्राइब नहीं कर सकती तो फिर अलाउ है, इजाज़त है कि वो स्पेसिफिकेशन में ब्रांड नेम, ब्रांड मॉडल और कैटलॉग नंबर का रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि उसका नेम और रेफरेंस के साथ सामने और इक्विलेंस भी लिखा जाएगा, यानी कि कोई भी चीज़ जो इसके मसावी होगी, ठीक है, वो भी उन्हें भी इनवाइट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एक कंप्यूटर परचेज करना है और हम जो सा है बताते हैं जी हमें एप्पल का जो इस मॉडल का कंप्यूटर है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है एप्पल कंपनी के पीसी जोन सा है वो 7801, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसकी इस स्पेसिफिकेशन का हमें कंप्यूटर चाहिए, लेकिन इसके अंदर साथ हम जो चीज़ मेंशन कर देंगे वो मेंशन कर देंगे कि जी ये या इसके
इक्वल, ठीक है, इसलिए साथ इक्विलेंस का लफ्ज़ आप लिख देंगे, ठीक है। और ये तभी होगा जब ये कंसिडर किया जाए कि ब्रांड मॉडल नेम और कैटलॉग नंबर के बगैर जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो अनएबल है कि वो समझा सके टेंडर वालों को या जिन्हें वो इनवाइट कर रही हैं कि देखें हमें एक्चुअली चाहिए क्या, ठीक है। तो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन के अंदर मेजर बात यही है कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक को फेवर दी जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, मैं एक गवर्नमेंट एजेंसी में यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। अब मैं जो सा है मुझे पता है कि इस शहर के अंदर जो सा है कंप्यूटर जो सा है इस मॉडल का सिर्फ और सिर्फ मेरे एक कज़न की शॉप में है, तो मैं वो मॉडल रेकमेंड कर देता हूँ। अब उसके पास वो किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा तो मैंने उसे फेवर दे दी और बाकियों को अनफेवर कर दिया, तो इस किस्म की स्पेसिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन समझे कि जी इसके बगैर तो जी इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं हो रही, ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इसके बगैर वो समझा ही नहीं पाएंगे कि व्हाट दे नीड, ठीक है, कि उन्हें चाहिए क्या, व्हाट दे नीड, ठीक है। तो एक तो ये, और दूसरा जोन सा है अगर कोई गवर्नमेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जी आप देखें कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, ठीक है, प्रॉफिट के लिए हो। अगर गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कमर्शियली काम कर रही है, ठीक है, और उन्हें किसी क्लाइंट ने कहा है, वो किसी क्लाइंट की डिमांड पे अपने किसी प्राइवेट कस्टमर की डिमांड पे अगर कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो वो जोन सा है रेफरेंस कर यूज़ कर सकते हैं ब्रांड नेम का और कैटलॉग और मॉडल का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मेजर बात करूँ, एक तो जी स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ है कि किसी को आपने किसी एक को फेवर नहीं देनी और बाकियों को अनफेवर नहीं देनी, ठीक है, अनफेवर टू ऑल, किसी बाकी तमाम को अनफेवर नहीं करना। दूसरा, ब्रांड मॉडल और कैटलॉग नंबर का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन अगर उस प्रोक्योरिंग एजेंसी को लगे कि इसके बगैर वो समझा ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे उन्हें चाहिए क्या, तो वो जो सा है इसका रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, वो प्राइवेट कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर ब्रांड नेम और जो सा मॉडल वगैरह है उनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ हमने अभी तक ये चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस थी। अब हम जो से हैं जो वर्ड्स बार बार हमारे पास नेक्स्ट यूज़ होने वाले हैं उनके हम डेफिनेशंस जो सी हैं, देखें लॉ के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रखी जाती, ठीक है, इसलिए लॉ के अंदर किस वर्ड से क्या मीनिंग है वो सारी चीज़ें लॉ के अंदर डिस्क्राइब की जाती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ ये टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशंस पेपरा रूल्स में डिस्क्राइब हैं, और मैं यहाँ पे जो सी है वो इंग्लिश वाली डेफिनेशन जो सी है, फॉर एग्जांपल जो सी पेपरा रूल्स में डिस्क्राइब है, उनको वन टू वन डिफाइन नहीं करूंगा, जस्ट आपको कंसेप्ट दूंगा कि बीडर क्या और कौन होता है, बीट क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए जी बीट क्या है, ठीक है। बीट बुनियादी तौर पे आ, आपको पहले एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है जी। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसने प्रोक्योरमेंट करनी है, इसने प्रोक्योरमेंट करनी है, और ये न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइज देंगे, ठीक है, कि जी हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए। जब जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, या जो वो लोग हैं जो इन चीज़ों को जिनके पास ये चीज़ें हैं वो इस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद वो अपनी अपनी जोन सी है वो बीड्स सबमिट करवाएंगे कि भाई हम ये चीज़ें, ये गुड्स, ये सर्विसेज, ठीक है, आपको कितने
अमाउंट में या कितनी प्राइस की एवज देने के लिए तैयार हैं। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उनसी है वो देखेगी इसमें से कौन सा हमें ज़्यादा अच्छी, ठीक है, और कम प्राइस में चीज़ें दे रहा है, उसी का वो इंतखाब करेंगे। इस सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है, बिड क्या है? बिड बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो शख्स जो विलिंग फुल है, जो चाहता है कि जी मैं इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करूं या इसे गुड सप्लाई करूं, ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है, ठीक है, और उसको हम टेंडर भी कहते हैं, ठीक है, उसे टेंडर भी कहते हैं, ठीक है, टेंडर भी उसे कहा जाता है, ठीक है। टेंडर के अलावा उसको जोन सा है टेंडर कहा जाता है, ऑफर भी कहा जाता है कि ये ऑफर करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट इनविटेशन टू ऑफर करती है, ठीक है, एडवर्टाइज करती है, उसकी रिस्पॉन्स के अंदर वो डॉक्यूमेंट जो सबमिट करवाते हैं जिसमें वो ऑफर कर रहे होते हैं, उसे टेंडर भी कहते हैं, उसे बिड भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया बिड। अच्छा जी, अब बिडर क्या होता है? जो शख्स, तमाम वो हजरात जो कि विलिंग फुल हैं, जो कि रज़ामंद हैं, जो ये चाहते हैं कि वो इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करें, वो तमाम बिडर कहलाएंगे। अब सिर्फ चाहने वाली बात नहीं है कि जी ये चाहता है जी मैं सर्व करूं, इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में जो सा है वो बिड भी सबमिट करवानी है। तो इसमें डिफाइन लिखी हुई है, हु सबमिट बिड, ठीक है, जो बिड सबमिट करवा दें, वो सबमिट बिड, जो बिड सबमिट करवाएगा उसे आप बिडर कहेंगे। अच्छा जी, कॉम्पिटेटिव बिडिंग क्या है? कॉम्पिटिटिव बिडिंग बेसिकली, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है या आप कह सकते हैं एक ऐसा मेथड है प्रोक्योरमेंट का, जिसमें तमाम जो लोग, ऑल हु विलिंग फुल, जो ये चाह रहे होते हैं, जिनकी ये विलिंगनेस होती है, हु हैज़ विलिंगनेस, जिनकी ये विलिंगनेस होती है कि भाई वो इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करें, उनको अपॉर्चुनिटी या मौका दिया जाए, ठीक है। ये प्रोक्योरमेंट का ऐसा प्रोसेस या मेथड है जिसमें तमाम जो लोग जो जिनकी विलिंगनेस है, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने की, टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, के उन्हें मौका दिया जाए कि वो बीड्स जमा करवाएं, ठीक है, और हर बंदा अपनी बीड जमा करवाए कि वो ये सर्विसेज या गुड्स किस प्राइस में और किस नेचर की सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट जो सी है वो क्या करे, इसे गवर्नमेंट जो सी है, गवर्नमेंट एजेंसी जो सी है वो इवेल्युएट करे, ठीक है, इवेल्युएशन करें, इवेल्युएशन करें कि उसमें से जो मोस्ट टेक्निकली अप्रोप्रिएट, टेक्निकली अप्रोप्रिएट का मतलब है जी कि जो चीज़ें दरकार हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चीज़ ज़रूरत भी है और जिसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, ठीक है, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी पूरी करती हो और जिसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी कम हो, तो उस बिड को आप कहते हैं लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड, लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड, उस बिड को जो फाइनेंशियली भी सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, उसे हम कहते हैं कि वो लोवेस्ट वैल्यूएटेड बिड होगी, लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड होगी। लोएस्ट इवेल्युएटेड
बिड होगी, जो लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड होगी, कंट्रैक्ट उसी को अवार्ड किया जाएगा। यानी कि एक कंपटीशन की फ़ज़ा बनाई जाती है कम्पिटेटिव बिडिंग के ज़रिए। अब मुख्तसर ये कि ये एक ऐसा प्रोसीजर या मेथड है जिसमें तमाम जो लोग जो विलिंग फुल हैं गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने के लिए, उन्हें मौका दिया जाता है कि वो जो उनसे है बिडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बिड सबमिट करवाते हैं। उसके बाद इवेल्युएशन होती है। इवेल्युएशन में जो चीज़ टेक्निकली भी अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, एक चीज़ टेक्निकली अप्रोप्रिएट नहीं है लेकिन है सस्ती, तो उसे आप मोस्ट या लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड नहीं कहते, ठीक है। जो टेक्निकली भी अप्रोप्रिएट हो और फाइनेंशियली भी सूटेबल हो, उसी को आप कहते हैं लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड, ठीक है। अब तीसरी जो डेफिनेशन है वो है कंट्रैक्टर की। अच्छा जी, कंट्रैक्टर कौन होता है? देखिए, जैसे कि ये एग्जांपल ऊपर बनी हुई है कि ये तमाम वो लोग थे जो कि ये चाह रहे थे कि जी हम जो उनसे है इस गवर्नमेंट एजेंसी को जो भी इसकी दरकार चीज़ है, ये फर्नीचर लगा लें, और ये तमाम फर्नीचर बनाने वाले हैं, ठीक है, ये चाह रहे थे कि ये फर्नीचर सप्लाई करें। इन्होंने स्पेसिफिक अपनी अपनी वो बिड भी सबमिट करवाई। बिड सबमिट करवाने के बाद जो सा है वो हमने देखा कि इवेल्युएशन हुई, ठीक है। कम्पिटेटिव बिडिंग के बाद जिस शख्स को कंट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इसको कंट्रैक्ट अवार्ड हो गया, इसकी जो बिड थी वो लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड थी, तो इसको कंट्रैक्ट हो गया अवार्ड। अब ये कंट्रैक्टर बन गया। कंट्रैक्टर वो है जिसके साथ गवर्नमेंट एजेंसी का कंट्रैक्ट हो चुका है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज। तो बिडर और कंट्रैक्टर में फ़र्क है। बिडर वो तमाम होते हैं जो बिड सबमिट करवाते हैं। कंट्रैक्टर वो होता है जिसको अवार्ड बिड कंट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है, जिसे कंट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है, ठीक है, उसे हम कंट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 में है जी कंट्रैक्ट। अब अगर आप कंट्रैक्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कंट्रैक्ट क्या है, बिजनेस लॉ के अंदर भी इसको पढ़ा है आपने या मर्चेंटाइल लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा कि कंट्रैक्ट क्या है। बेसिकली जो कंट्रैक्ट है ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ। कंट्रैक्ट की वही डेफिनेशन है जो कि कंट्रैक्ट लॉ में डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर इसकी डिटेल में जाएं तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है जी करप्ट एंड फ्रैडुलेंट प्रैक्टिसेस। करप्ट एंड फ्रैडुलेंट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। करप्ट एंड फ्रैडुलेंट जो प्रैक्टिसेस हैं भी, किसी भी किस्म की कोशिश की जाए प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की, प्रोक्योरमेंट जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करने की किसी भी किस्म की कोशिश की जाए, उसे आप करप्ट और फ्रैडुलेंट प्रैक्टिसेस कहते हैं। इसके लिए जो उनसे वो ब्राइब यानी कि जो रिश्वत है, किकबैक्स है, वो देना, ठीक है, और लेना दोनों ही शामिल है। और ब्राइब को यहाँ पे लिखा गया एनीथिंग ऑफ वैल्यू, जो लॉ में लिखा गया ना इस पेपर रूल्स में, वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया एनीथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू वो कोई भी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू है, एनीथिंग ऑफ वैल्यू वो दी जाए या ली जाए, ठीक है, प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को मुतासर करने के लिए, तो उसे आप करप्ट और फ्रैडुलेंट प्रैक्टिस कहते हैं। और करप्ट एंड फ्रैडुलेंट प्रैक्टिस काबिल सज़ा जुर्म है। अच्छा, तो ये थोड़ी सी अब यहाँ पे चलें जी इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। एमरजेंसी से क्या मुराद है, ठीक है जी। एमरजेंसी से यहाँ पे मुराद है बेसिकली ऐसी सिचुएशन, एबनॉर्मल सिचुएशन होना, ठीक है। एब नॉर्मल सिचुएशन का हो जाना है, ठीक है। एबनॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। और एबनॉर्मल सिचुएशन से मुराद है ऐसी सिचुएशन हो जाना जिसमें फौरन, ठीक है, इमीडिएटली एक्शन की ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल
कि फ्लड आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या किसी किस्म की कोई जंग की सिचुएशन होगी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो उनसे इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है, इमीडिएट आपको स्टेप लेना पड़ता है। और इमीडिएट स्टेप इसलिए लेना ज़रूरी हो जाए कि लॉस को, ठीक है, किसी शख्स को, अवाम को, ठीक है, लॉस को लिमिट किया जा सके, कम किया जा सके, या लॉस को प्रिवेंट किया जा सके, लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो से हैं ये पेपर रूल्स रिलैक्स कर देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, और वो जो पेपर रूल्स का मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल किए बगैर प्रोक्योरमेंट कर सकती है। तो इमरजेंसी अब नॉर्मल सिचुएशन है जिसमें इमीडिएट जो है वो आपको एक्शन लेना पड़े लॉस को लिमिट करने के लिए या लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, और इसी तरीके से है, ठीक है। अब जो आपके पास नेक्स्ट है, ठीक है, वो है लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड। तो लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर सका हूँ कि वो बिड जो कि डियर स्टूडेंट्स टेक्निकली अप्रोप्रिएट हो, टेक्निकली अप्रोप्रिएट हो, और फाइनेंशियली भी सूटेबल हो, यानी कि उसकी प्राइस भी सबसे कम हो, तो उसे आप कहते हैं लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड। अगर एक बिड टेक्निकली अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही, ऑर्गेनाइजेशन को उससे कोई बेनिफिट नहीं है, फिर चाहे वो जितनी भी सस्ती हो वो लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड नहीं होगी, ठीक है। रिपीट ऑर्डर, अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से कहीं से रेज करते हैं, ठीक है, ये लिया हमने रेजर और यहाँ से हमने ये इमरजेंसी की सिचुएशन को जो सा है वो रेज कर दिया ताकि हम रिपीट ऑर्डर की बात करें। ओके, रिपीट ऑर्डर बेसिकली सेम सप्लायर से सेम चीज परचेज करना, सेम प्रोडक्ट फ्रॉम सेम सप्लायर, ये जोन से रिपीट ऑर्डर कहलाता है, ठीक है, कि सेम प्रोडक्ट सेम सप्लायर से खरीद करना। अब रिपीट ऑर्डर के क्या रूल्स हैं इसकी बात आगे जाके होगी कि किस सिचुएशन में आप ऑर्डर्स को रिपीट कर सकते हैं, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। सिर्फ रिपीट ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है कि सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस सेम चीज़ जो है वो सेम सप्लायर से परचेज करना, और दोबारा टेंडर्स के लिए इनविटेशन ना देना, एडवर्टाइजमेंट ना करना, उसे आप कहते हैं रिपीट ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, सप्लायर और कंट्रैक्टर ये इंटरचेंज है, ये नंबर 4 वाला सप्लायर और नंबर 10 वाला, सॉरी, नंबर 4 वाला कंट्रैक्टर और नंबर 10 वाला जो सप्लायर है ये सेम चीज़ें हैं, ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा कंट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद वो सप्लायर कहलाएगा। वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी क्या है, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, यहाँ से मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर लेना हो तो आप थोड़ा सा पीछे इसे जाके दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। तो जोन सा है ये, इसे मैं एक दफ़ा रेस कर लूँ सारा, लास्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट हमारे पास जो सा है वो है जी वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू वैल्यू फॉर मनी क्या है, ठीक है, कि जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है, ठीक है, जो एजेंसी उन चीज़ों को परचेज कर रही है, ठीक है, वो प्रोक्योरिंग एजेंसी जोन सी है उसको जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूज़ किया जाए। वन लाइन में यही कहा जा सकता है कि उसके जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जाए। देखिए, जिस तरह आप अपने घर के लिए एक चीज़ खरीदने के लिए उसके तमाम एस्पेक्ट देख रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं या कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो इवन कि आप उसके रीसेल तक देख रहे होते हैं
कि इसकी रीसेल रीसेल आसान है, मुश्किल है, और ये कितने पैसे कम होंगे इसकी रीसेल में, ठीक है, कितने साल चलेगी, ठीक है। और देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि एक चीज़ होती है उसे आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक कंप्यूटर परचेज करते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक ऐसा कंप्यूटर परचेज करें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की अगले 5-10 साल की रिक्वायरमेंट पूरी करता हो। ये ना हो कि अगले साल आपको फिर नया कंप्यूटर परचेज करना पड़े। हाँ, इस कंप्यूटर के साथ आप बहुत सारी डिवाइसेस फिर प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे एक्सपेंड किया जा सकता है। तो ऐसा कंप्यूटर हो जो डिवाइसेस को सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो बेसिकली जिस तरीके से आप अपने लिए एक चीज़ परचेज करते हो उसके तमाम एस्पेक्ट सामने रखते हैं। तो ये डेफिनेशन है जी वैल्यू फॉर मनी की, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये जोन सा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट, ये अगर आप ऊपर देखें ना डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट पे था वैल्यू ऑफ मनी। तो ये उसी की वजाहत की गई है कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कि जो बेस्ट पॉसिबल यूज़ है वो हो। ये रीसेल और ये कंप्यूटर, ये सारी एक एग्जांपल आपके लिए दी गई थी। मज़ीद ये कि आप जो से पेपर रूल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है, डेफिनेशंस क्लियर होगी सारी। बिड, बिडर, कम्पिटिटिव बिडिंग, कंट्रैक्टर, कंट्रैक्ट, करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, इमरजेंसी, लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड, रिपीट ऑर्डर, सप्लायर, वैल्यू फॉर मनी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी प्री क्वालिफिकेशन। प्री क्वालिफिकेशन जी, प्री क्वालिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। जो प्री क्वालिफिकेशन है, ठीक है, देखिए जब आप स्पेसिफिक काम करवा रहे होते हैं, ठीक है, जो काम है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिहाज से है, ठीक है, कोई टेक्निकल काम है, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आपको करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई यूनिवर्सिटी बना रही है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन क्या है। ये प्री क्वालिफिकेशन में बेसिकली आप प्री क्वालिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें असेस किया जाता है कि कौन कौन से शख्स इस काबिल हैं, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन की कंपनीज कैपेबिलिटीज़ टेक्निकली, एजुकेशन के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से कैपेबल हैं कि वो इस काम को कर सकें। तो इसमें जो उनसे है उन ऑर्गेनाइजेशंस की एबिलिटी चेक की जाती है और उसके बाद उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो बिड सबमिट करवाएं, और इसमें सिर्फ वही बिड सबमिट करवाते हैं जो कि प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर जाएं, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, इसके साथ कंस्ट्रक्शन के अलावा इसके अंदर कोई अगर सर्विस कंट्रैक्ट है, ठीक है, तो सर्विस कंट्रैक्ट में आपके पास कंस्ट्रक्शन आ सकती है। और सर्विस कंट्रैक्ट में ये है जी आपको फॉर एग्जांपल एक ऑडिट फार्म की सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो देखेगी जी जो ऑडिट फार्म हो वो उसने पहले इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया हो, उसका क्या एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और उसके पास कितनी टीम होनी चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड है। इसी तरह इंजीनियर के कंस्ट्रक्शन की जैसे मैंने बात की, तो उसमें देखा जाएगा कि कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इस किस्म का पहला काम कर चुकी है। उसके अंदर आगे चल के हम देखते हैं कि प्री क्वालिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, क्वालिफिकेशन हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है। तो बेसिकली प्री क्वालिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये असेस किया जाता है कि कौन कौन सी जो कंपनीज हैं या कौन कौन से जो कंट्रैक्टर्स हैं वो इस काम को करने के कैपेबल हैं। इससे ये हो जाता है फिर सिर्फ वही लोग बिड सबमिट कर उन्हीं लोगों को बिड सबमिट करवाने की इजाज़त होती है जो प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो उनसे है वो उससे गुजर चुके होते हैं, ठीक है, और उससे क्वालिफाई कर चुके होते हैं, और जिससे जो है इसका बिडिंग के अंदर जो कम्पिटेटिव बिडिंग का प्रोसेस है उसके अंदर जो टाइम कंजप्शन है वो कम हो जाती है। तो ये हमेशा तो नहीं होता, ये जो है ज़्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, सर्विसेज
हायर करनी है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के काम को यहाँ पे पेपर रूल्स में लिखा गया है सिविल वर्क, ठीक है, तो वो करवाना है तो वो देखा जाता है, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर प्री क्वालिफिकेशन में कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है, जो फैक्टर्स कंसीडर किए जा सकते हैं प्री क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो सिंपली है, ठीक है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि उसमें वो ये कह देते हैं जी कि वो क्वालिफिकेशन का एरिया क्राइटेरिया सेट करते हुए कहते हैं कि जनाब जिसने पहले किसी यूनिवर्सिटी का काम किया हो, ठीक है। ऑडिट फार्म में तो जिसने पहले कभी फ्रांस से किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया हो, ठीक है। तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस एक फैक्टर हो सकता है इसके अंदर, रेलेवेंट एक्सपीरियंस। और उसके बाद पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, अगर उसका एक्सपीरियंस है, उन्होंने कोई इस किस्म का काम किया है तो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, ठीक है, एक फैक्टर ये हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जी नंबर 1 ये एक फैक्टर हो सकता है। नंबर 2 अगर आप बात करें तो कैपेबिलिटी विद ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, कैपेबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकली उसके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो उसकी कैपेबिलिटी विद रिस्पेक्ट, ठीक है। मैं इसे कह सकता हूँ ऑल रिस्पेक्ट, लेकिन अगर इसकी डिटेल में बात की जाए तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। पर्सनल हो सकते हैं, ठीक है, कि उसके पास कितने मुलाजम हों या कितने क्वालिफाइड पर्सन हो, उनकी क्या क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। पर्सनल्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकती है। इसकी मैं सबसे ज़्यादा आपको अगर एग्जांपल दूं तो जब डैम्स की तमीर करवाई गई है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके लिए इंटरनेशनल जो सी है वो बिडिंग करवाई गई थी, और उसके लिए बहुत सारे कंपनीज को जो सा है उनको प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारा गया था, ठीक है। इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, इस लिहाज से, ठीक है। कैपेबिलिटी ये दूसरा फैक्टर हो सकता है प्री क्वालिफिकेशन के अंदर। तीसरा जो फैक्टर प्री क्वालिफिकेशन के अंदर हो सकता है वो हो सकता है फाइनेंशियल पोजीशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ठीक है। वो फाइनेंशियल पोजीशन भी जोन सी है वो इसमें इंक्लूड हो सकती है। इसमें कहा जा सकता है कि उसके इतने एसिड्स हों, ठीक है, यानी वो कंपनी जोन सी है वो बैंकरप्ट ना हो, उसके ऊपर इतनी लायबिलिटीज इससे ज़्यादा ना हो, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखी जा सकती है। वो भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। और मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज़ भी फैक्टर हो सकता है कि प्री क्वालिफिकेशन के अंदर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को भी किया जा सकता है। और उसके अंदर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, ये 4 जोन से फैक्टर्स हैं, ये कंसीडर किए जा सकते हैं प्री क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। अब ये वो सेट प्रिक्योरिंग एजेंसी सेट करेगी कि क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज़ में क्या उनके पास कितने पर्सनल्स होने चाहिए, ठीक है, उनके पास किस किस्म के इक्विपमेंट और किस किस्म के प्लांट्स होने चाहिए, और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होनी चाहिए, मैनेजेरियल कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसके अलावा भी कोई और फैक्टर हो सकता है, ठीक है, जो कि प्रोक्योरिंग एजेंसी बेटर समझे। इसके अलावा भी एनी अदर फैक्टर भी कोई हो सकता है, अदर फैक्टर भी हो सकता है जिसको प्रोक्योरिंग एजेंसी बेटर समझे। अच्छा, तो ये थोड़ा सा प्री क्वालिफिकेशन के बारे में। बेसिकली प्री क्वालिफिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर आप कैपेबिलिटी चेक करते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम करने के लिए कैपेबल है। और इसके अंदर जो फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि प्री क्वालिफिकेशन में रखे जाते हैं, उनमें ये आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, प्री सॉरी पास्ट परफॉर्मेंस है, कैपेबिलिटीज़ हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन है, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है। अब ये तो थी हमारे पास प्री क्वालिफिकेशन के जी प्री क्वालिफिकेशन क्या है।
अच्छा, इसके बाद है प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस, कि प्री क्वालिफिकेशन की कैसे जाती है, कैसे प्री क्वालिफिकेशन की जाती है। देखें जी, प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है, कैसे तो इसे आप देखें। तो सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं प्री क्वालिफिकेशन के अंदर, कि स्टेप वन होता है कि प्री क्वालिफिकेशन के बारे में जोन सा है बताया जाएगा। ठीक है, ये स्टेप्स मैंने खुद बनाए हैं, वहाँ पे स्टेप्स मैंने लिखा हुआ। ठीक है, प्री क्वालिफिकेशन का जो स्टेप वन है कि अनाउंसमेंट की जाएगी। ठीक है, कि प्री क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जाएं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और प्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, प्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो इसके अंदर जो सा है, सबसे पहले अगर बात करें तो प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे। अनाउंसमेंट के अंदर जो से बताया जाएगा जी प्री क्वालिफिकेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। नंबर वन आप कह सकते हैं कि प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो बताएगी प्रोक्योरिंग एजेंसी के प्री क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, और उस प्री क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, और तमाम जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योरिंग एजेंसी डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, all required information, all required information। थर्ड जोन सी चीज़ है इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि जैसे कि हमने ऊपर कुछ फैक्टर डिस्कस किए हैं ना इसके प्री क्वालिफिकेशन के, उसी में जी कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, क्या मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए, वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा, और लिस्ट जो चाहिए होगी। ठीक है, ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि ये जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसके लिए जो भी वो एविडेंस मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो कौन कौन से दरकार हैं। तो स्टेप फर्स्ट पे तो इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी कि भाई प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जोन से हैं। ठीक है, वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इवेल्युएशन का क्राइटेरिया क्या है, और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एविडेंस हैं वो। और पाँचवा नंबर पे अनाउंस किया जाएगा कि जो प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनको उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और उनको सबमिट कैसे करना है। ठीक है, उनकी प्रिपरेशन कैसे होगी एंड उन्हें सबमिट कैसे करना है, उनकी सबमिशन कैसे होगी। तो ये स्टेप वन के ऊपर ये अनाउंसमेंट्स की जाएंगी कि जी कौन कौन से प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा, और जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन दे रही है उसके लिए उनसे क्या क्या एविडेंस प्रोवाइड करनी है, और प्री क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाएगा और कैसे सबमिट किया जाएगा। तो इसके बाद कौन से प्री क्वालिफिकेशन, हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फॉर्म वगैरह, ठीक है, कोई फॉर्म वगैरह प्री क्वालिफिकेशन में की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ठीक है, एक मिनट, ये मैं रेजर ले लूँ, रेज कर लूँ जी। जो फॉर्म वगैरह, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई फॉर्म वगैरह, कोई प्री क्वालिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, कोई फॉर्म आप कह लें कि फॉर्म वगैरह बनाया गया है। ठीक है, और कोई मतलब कि प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अगर बनाए गए हैं तो वो प्रोवाइड करेगी प्रोक्योरिंग एजेंसी, और उसकी प्राइस भी लेगी। ठीक है, प्राइस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल फॉर्म है तो उसकी कॉस्ट और उसको उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट और उसको प्रोवाइड करने की जो कॉस्ट है वो लेगी। ठीक है, तो प्री क्वालिफिकेशन का जो फॉर्म है या प्री क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो
प्रोवाइड करेगी प्रोक्योरिंग एजेंसी, और अगर उसकी कोई प्राइस या कास्ट है तो वो उसकी प्राइस या कास्ट लेंगे। जैसे आप देखते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप एडमिशन लेते हैं तो वो प्रोस्पेक्टस के पैसे लेते हैं, वो प्रोस्पेक्टस की प्रिंटिंग फीस ही होती है, ठीक है। तो ये जो प्राइस है इसमें प्रिंटिंग चार्जेस हैं और प्रोवाइडिंग के जो चार्जेस हैं, ठीक है। इसी तरह आप गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म परचेज करें तो कभी कभार उनके चार्जेस होते हैं, कभी नहीं होते, ठीक है। प्रिंटिंग चार्जेस और जो कास्ट है वो प्रोवाइड करने की वो शामिल होती है। अच्छा, अभी तक अगर हम इसको देखूं तो जी प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या होगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, प्रिपरेशन और सबमिशन कैसे करवानी है इसकी प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, और कोई फॉर्म या प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है तो वो प्रोवाइड करेगा, और अगर उसकी कोई प्राइस है तो वो प्राइस भी ऑर्गेनाइजेशन लेने का इख्तियार रखता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें ले ली, अब एक आपको पता है जी क्राइटेरिया, तो उसने ऊपर बता दिया इवेल्युएशन का ये क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर वो सबको नोटिफाई करेंगे, ठीक है। नोटिफाई ऑल, जिन लोगों ने भी प्री क्वालिफिकेशन में जिनसे पार्टिसिपेट किया है उनको नोटिफाई किया जाएगा कि वेदर दे क्वालिफाइड आर नॉट, कि वो पास, जैसे इम्तिहान में देखें जी हर स्टूडेंट का रिजल्ट तो आता है ना कि वो पास है कि फेल है, इसी तरह प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर तमाम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो उन्हें भी बताया जाएगा कि भाई आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया, ठीक है। और लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी क्वालिफाइड सप्लायर की कि इन्होंने जनाब क्वालिफाई किया है, ठीक है। जैसे कि आप देखें एफपीएससी भी जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए फरिस्त बाद में जारी करता है कि किसने टेस्ट को क्वालिफाई किया है। तो जो सप्लायर जोन से हैं, सप्लायर तो उन्हें नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तक तो वो बिडर कह सकते हैं, बिडर भी नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक तो बुक किया नहीं है। जो विलिंग फुल सप्लायर हैं, ठीक है, उनकी जो लिस्ट है, ठीक है, वो भी प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइड लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड विलिंग फुल सप्लायर, या क्वालिफाइड सप्लायर भी आप कह लें, चले आसानी पैदा कर लेते हैं। क्वालिफाइड सप्लायर की लिस्ट जोन सी है वो भी वो सप्लायर प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट जोन से है वो यहाँ पे जी क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड सप्लायर कैन बी पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिन्होंने प्रोक्योर प्री क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, वही बिडिंग में पार्ट लेंगे। क्वालिफाइड सप्लायर कैन बी can be part of प्रोक्योरमेंट, ठीक है। प्रोक्योरमेंट का सर वही पार्ट बनेंगे, वही बिड्स वगैरह फिर सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, इसको एक नज़र फिर देख लें। सबसे पहले क्या जी प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर अनाउंसमेंट करेंगे। क्या अनाउंसमेंट करेंगे जी? वो प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, और प्रिपरेशन और सबमिशन कैसे हैं। देखें, आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन के लिए भी अप्लाई करें तो वो एक फॉर्म होता है, उसे आप कह लें जी ये प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर लिखा होता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा मेरिट का, और जोन सा है कौन कौन सी एविडेंस चाहिए, जैसे कि सनात वगैरह आप लोगों से मांगी जाती हैं, तो किस तरीके से आपने फॉर्म सबमिट वगैरह करवाना है, ठीक है। तो ये आप उसी एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं कि ये क्या किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। अगर कोई फॉर्म या प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइड तो करना है, ठीक है। अगर उसकी कोई प्राइस है तो वो प्राइस चार्ज की जाएगी। तमाम को जोन से हैं उन्हें नोटिफाई किया जाएगा, बाखबर किया जाएगा कि उन्होंने क्वालिफाई किया या नहीं किया, और जो लिस्ट है क्वालिफाइड सप्लायर की वो भी पब्लिश की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी।
और क्वालिफाइड सप्लायर ही सिर्फ प्रोक्योरमेंट का पार्ट होगा, ठीक है। अब प्री क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफाई हो गया, इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है और डिसक्वालिफिकेशन क्या है। वीडियो थोड़ी लेंथी आई थिंक से हो रही है, लेकिन हम चीज़ों को इसी तरह डिटेल में देखेंगे, टू द पॉइंट। अच्छा जी, क्वालिफिकेशन सप्लायर, क्वालिफिकेशन क्या है जी, किसी भी स्टेज के ऊपर, ठीक है, अगर, ठीक है, एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी को लगे कि डाउट हो, ठीक है, उस की क्वालिफिकेशन में, ठीक है, उन्हें लगे जी इसने हमें रिसीव किया है या इसने गलत बयानी की है, डाउट हो अबाउट क्वालिफिकेशन, तो प्रोक्योरिंग एजेंसी उससे मज़ीद इंफॉर्मेशन मांग सकती है अबाउट क्वालिफिकेशन। देन जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो क्या कर सकती है जी, मज़ीद जो सी है इंफॉर्मेशन और जो उनसे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह मज़ीद मांग सकती है। और अगर वो डिससेटिस्फाई होगा तो फिर डेफिनेटली उसे अगले स्टेज पे क्वालिफिकेशन डिसक्वालीफाई किया जाएगा। और ये ज़रूरी, आपने पहले क्वालिफाई कर दिया फिर भी आपसे मांगी जा सकती है किसी भी स्टेज पे, जब भी डाउट होगा प्रोक्योरिंग एजेंसी को क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, तो वो मज़ीद इंफॉर्मेशन और देन वो रिक्वायर कर सकती है मोर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आप प्रूव करें अपनी क्वालिफिकेशन को, ठीक है। और चाहे आप पहले क्वालिफाइड हैं, ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा जी, डिसक्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन है कि भाई तीन सूरत हाल हैं डिसक्वालिफिकेशन की। अगर तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, सॉरी, प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो इंफॉर्मेशन फॉल्स थी, ठीक है। अगर तो उसने कोई मटेरियल इन अकोरेट इंफॉर्मेशन दी है, इन अकोरेट, चले जी, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, या जुजवी तौर पे आप कह सकते हैं वो करेक्ट है और जुजवी तौर पे इनकरेक्ट है, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो जब भी ये डिस्कवर हो कि उसने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो फॉल्स है, या वो मटेरियली इनकरेक्ट है, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है, जब भी डिस्कवर हो जाए ये चीज़, ठीक है। और ब्लैक लिस्टिंग भी होती है, ठीक है। ब्लैक लिस्टिंग जो सी है परमानेंटली भी होती है, आर्जी तौर पे भी होती है। अगर एक सप्लायर कंटिन्यूसली अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, टेम्परेरली भी किया जा सकता है जिससे वो प्रोक्योरमेंट का पार्ट नहीं बन सकता आने वाली, और परमानेंटली भी किया जा सकता है, ठीक है, जिससे वो फिर दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिडिंग में प्रोसेस, बिडिंग के प्रोसीजर में और प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। और ये हमारे पास थोड़ा सा इसका प्री क्वालिफिकेशन का था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको अगेन बता दूं कि प्री क्वालिफिकेशन है क्या, कि भाई एक फर्म कैपेबल है या नहीं है। उसके बाद हमने उसके फैक्टर्स देखे हैं, ठीक है। प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस देखा है, ठीक है, जिसमें हमने प्रोसेस देखा है कि प्रोसेस में क्या है, प्री क्वालिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, सप्लायर की क्वालिफिकेशन क्या है, और किस किस सूरत हाल के अंदर उसे डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, डिसक्वालिफिकेशन क्या होगी, और ब्लैक लिस्ट क्यों किया जाएगा, और टेम्परेली भी किया जा सकता है, परमानेंटली भी किया जाएगा। ब्लैक लिस्ट से होगा क्या कि वो दोबारा उस प्रोक्योरमेंट की, उस प्रोक्योरिंग एजेंसी की एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में बिडिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब करते हैं जी एडवर्टाइजमेंट की बात। जितनी भी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, मोस्टली आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर उन्हें जो भी प्रोक्योरमेंट करनी होती है उसके रिलेटेड वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है जो उन्हें रिक्वायर्ड होती है वो
क्या करते हैं जी, रिक्वायर्ड करते हैं किससे, सॉरी वो अगेन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। एडवर्टाइजमेंट देखिए जी, न्यूज़पेपर्स के अंदर जितनी भी प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देती हैं, लोगों को इनविटेशंस देती हैं कि हमें जी ये चीज़ दरकार है, ठीक है, इनविटेशन टू टेंडर देती हैं, ठीक है। इसका मकसद होता है ताकि लोगों को बाखबर किया जा सके और एक कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा की जा सके, ठीक है। अब इसमें देखिए कि क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि अगर जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 लाख रुपए से, यानी रुपीज़ 1 लाख से जोन सी है वो 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के दरमियान है, तो सिर्फ जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी से मुराद जो पेपरा है, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे, ठीक है, प्री डिस्क्राइब्ड जो फॉर्म है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ये है कि जरूर अब वो न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये उनकी विलिंगनेस पे है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की विलिंगनेस पे है कि वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करें या ना करें, ठीक है, उन्हें मुनासिब लगे वो करें या ना करें, विलिंगनेस एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर। बाकी जो सी है ये अगर 2 मिलियन तक है 1 लाख से, तो ये जो सी पेपरा जो सी अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पर एडवर्टाइज करवाना इसे ज़रूरी है और प्री सब्सक्राइब फॉर्म में एडवर्टाइज होगी। पहले तो ये हो गया जी, ओके। सेकंड है मे एडवर्टाइज इन प्रिंट मीडिया, वो प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज कर सकती है, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में या प्रिंट मीडिया में वो कर सकती है, लेकिन वो उसकी विलिंगनेस पे रिक्वायर रूल्स उसे इन्फोर्स नहीं कर रहे, ठीक है। और सेकंड आप देखिए कि आपके पास अगर 2 मिलियन से ज़्यादा है, अगर 2 मिलियन से ज़्यादा है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है, ये अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी होगी। अथॉरिटी की वेबसाइट से मुराद है पेपरा, पेपरा की वेबसाइट पे भी होगी ये, और साथ ये प्रिंट मीडिया पे भी होगी, प्रिंट मीडिया पे भी होगी। और प्रिंट मीडिया के अंदर जो से दो नेशनल न्यूज़पेपर में हो, ठीक है, दो एटलीस्ट दो नेशनल न्यूज़पेपर में हो जिनकी वाइड सर्कुलेशन हो, नेशनल न्यूज़पेपर्स में हो। एक में उर्दू में होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट और एक में इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर तीसरी जो चीज़ है, अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी की वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट भी है, ठीक है, अगर उस अदारे की प्रोक्योरिंग एजेंसी की अपनी एजेंसी की अपनी वेबसाइट भी है तो उस पर भी वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर 1 लाख से जायद 2 लाख से कम होगी तो सिर्फ जो सॉरी 20 लाख यानी 2 मिलियन से कम होगी तो सिर्फ पेपरा की वेबसाइट पे की जाएगी। हाँ, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट मीडिया पे कर सकता है, लेकिन अगर 2 मिलियन से ज़्यादा हो तो पेपरा की वेबसाइट पे भी होगी और प्रिंट मीडिया में भी होगी। और प्रिंट मीडिया में जो है वो दो इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़पेपर्स में होगी जिनकी वाइड सर्कुलेशन हो, एक में उर्दू में होगी और एक में इंग्लिश में होगी। और प्रोक्योरिंग एजेंसी जो सी है उसकी अगर वेबसाइट है, ठीक है, उसकी अगर वेबसाइट
है तो उस वेबसाइट पे भी क्या होगा जी, एडवर्टाइज किया जाएगा। और नेक्स्ट जोन से हमारे पास वो है रिस्पॉन्स टाइम, और ये आज की वीडियो का इसके साथ इख्तिताम करेंगे हम, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम जी, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, देखें एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, अब एडवर्टाइजमेंट के बाद, ठीक है, बिड सबमिट करवाने के लिए, ठीक है, आफ्टर एडवर्टाइजमेंट बिड सबमिट करवाने के लिए, ठीक है, कितना जो सा है वो टाइम दिया जाएगा, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। आफ्टर एडवर्टाइजमेंट बिड सबमिशन के लिए जो टाइम दिया जाएगा उसको एडवर्टाइजमेंट, उसको रिस्पॉन्स टाइम कहेंगे। और अगर नेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग है, नेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग है, तो इस नेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग में, ठीक है, जो रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होगा वो होगा 15 डेज, 15 डेज, ठीक है। और इंटरनेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग हो, इंटरनेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग हो अगर, उसमें जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो होगा 16 डेज, ओ सॉरी 30 डेज, 30 डेज उसमें होगा जी 30 डेज, ये मिनिमम टाइम है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेड है, और इमरजेंसी के केस के अंदर कोई रिस्पॉन्स टाइम की लिमिट नहीं है कि कम से कम कितना हो। अगर इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम की, कोई लिमिटेशन, कोई पाबंदी नहीं है कि मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम कितना हो, ठीक है। या आप कह सकते हैं नो रिस्पॉन्स टाइम की लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, नो लिमिटेशन ऑन मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, ओके। और इसके साथ ही है जी, रिस्पॉन्स टाइम की काउंट कब किया जाएगा, ठीक है। देखें, अगर तो पेपरा की अथॉरिटी पे एडवर्टाइज किया गया, पेपरा की अथॉरिटी की वेबसाइट पे अगर आपने एडवर्टाइज किया, उनकी वेबसाइट पे एडवर्टाइज किया है, तो जिस डेट को आपने एडवर्टाइज किया है, जो एडवर्टाइजमेंट की डेट है, ठीक है, उससे रिस्पॉन्स टाइम काउंट होगा, स्टार्ट होगा, रिस्पॉन्स टाइम काउंट स्टार्ट होगा। और अगर प्रिंट मीडिया पे किया गया, ठीक है, तो जिस न्यूज़पेपर में पहले एडवर्टाइज किया गया, अगर प्रिंट मीडिया पे एडवर्टाइज किया गया, तो जिस न्यूज़पेपर में पहले किया गया एडवर्टाइज, ठीक है, फर्स्ट पब्लिकेशन जो सी है, ठीक है, उससे काउंट टाइम स्टार्ट होगा। जो फर्स्ट पब्लिकेशन होगी, ठीक है, उसी से इसका स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, तो डियर्स पेरेंट्स, इसी के साथ ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो पेपरा रूल्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, तकरीबन ये 60% आई थिंक सो हम कवर कर चुके हैं आज की इस वीडियो के अंदर। लाइक का बटन भी प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपनी दुआओं में भी याद